नमस्कार, मैं रविश कुमार। बड़े नेता बोलने लगे हैं, हेडलाइन अब बड़ी होने लगेगी और आम लोगों की तकलीफें छोटी होने लग जाएंगी। उनके बयानों से जगह भर जाएगी और जिनकी दुकानें जली है, घर वाले मर गए हैं और जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके लिए जगह कम होती जाएगी। काश ऐसा ना हो, मगर अब ऐसा ही होगा। जब हिंसा और भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, तब किसी ने तुरंत नहीं रोका। मीडिया और राजनीति को वारिस पठान बनाम कपिल मिश्रा का खेल खेलना था, प्रशासन को तमाशा देखना था। पुलिस की नाकामी और गृह मंत्री की जवाबदेही के सवाल को केंद्र में बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में सांप्रदायिकता और नफरत की खेती की गई। उन 20 दिनों में चुनाव आयोग भी नहीं रोक सका। जामिया, जेएनयू, शाहीन बाग में गुंडे आए, गोली चला गए, पुलिस देखती रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 दिनों तक दंगे होते रहे, काबू नहीं पा सकी। काबू ही नहीं, कर्फ्यू जैसे सामान्य फैसले लेने में 3-4 दिन लग गए। सवाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हो रहे हैं। जवाब में गिनाया जा रहा है कि उन्होंने कितनी कितनी बैठकें की। यह नहीं बताया जा रहा कि उन कितनी कितनी बैठकों का कितना कितना नतीजा निकला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जलती रही, लोग मरते रहे। चांदबाग में रहने वाले अंकित शर्मा अपनी ड्यूटी खत्म कर लौट रहे थे, लेकिन जब मोहल्ले में दंगा होने लगा तो अंकित अपनी ड्यूटी करने लग गए, जानकारी जुटाने लगे। 26 तारीख को अंकित का शव नाले से बरामद हुआ। उनके परिवार वाले आम आदमी पार्टी के नेता पर आरोप लगा रहे हैं। खुफिया ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर काम करने वाले अंकित की हत्या के पीछे का माहौल जिस जहर से तैयार किया गया, वो जहर बांटने वाले टीवी पर वारिस पठान बनाम कपिल मिश्रा की बहस में सुसज्जित होकर कल से बैठने लगेंगे। जहर फैलता रहेगा, लेकिन अब अंकित शर्मा का परिवार उनके पीछे, उनके होने और इस तरह से हुई हत्या की क्रूर स्मृतियों के बीच जूझता रहेगा। अंकित की पीट पीट कर हत्या की गई। मंगलवार से ही परिवार ढूंढता रहा। पिता रविंद्र शर्मा ने कहा कि पिटाई भी हुई है, गोली भी मारी गई और टॉर्चर भी हुआ है। जो मेरा बेटा था, चंचल, होशियार, वो था। ये तो मेरा बहुत सीधा है, इसे दिन दुनिया का नहीं इतना पता। ये मेरा बेटा वो सब चीज जानते थे, वो सब चीज परसों खून लाया, मम्मी तुम मर जाएगी, मेरे खून टेस्ट लाया हुआ करवा के, मम्मी तो जब धोले कोई करवाऊंगा, वो हॉस्पिटल बढ़िया 10,000 के मेरे टेस्ट लाया, मेरे मोतियाबिंद है, मम्मी मोतियाबिंद करवा ले तो बंदी हो जाएगी, तेरे मुँह में दांत ना है, इन्हें करवा ले, तू रोटी कैसे खाएगी। मम्मी मैं तेरा बेटा हूँ, मैं सेवा करूंगा, तो पैसे की चिंता ना कर, जिस टाइम ड्यूटी पे जाए मम्मी 100 रुपए दे दे। आज के जमाने में कोई बच्चा 100 रुपए लेकर ड्यूटी जाता। ये वही जहर है जिसने बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जान ली। ये वही जहर है जिसने पहलू खान की जान ली। अब सब ठीक हो जाएगा कहना आसान है, लेकिन क्या उनका ठीक हो जाएगा जिनके यहाँ लोगों की मौत हुई है, जिनकी दुकानें जली हैं। कश्मीर कवर करने वाले हमारे सहयोगी नज़ीर सोमवार को मिलने आए थे। बातचीत में एक बात कह गए कि पहली हत्या मौत होती है, दूसरी हत्या संख्या बन जाती है। मुमकिन है लोग इसे भूलकर पता करने लग जाएं कि अगला चुनाव कहाँ है और वहाँ दिल्ली की भाषा दोहराई जाने लगेगी, लेकिन मारे गए लोगों के नाम याद रखिएगा, अलग अलग नहीं, एक साथ। 50 साल के वीरभान शिव विहार तिराहे पर मारे गए, गोली लगी। 22 साल के मेहताब ब्रिजपुरी के रहने वाले थे, जलने से मौत हो गई। 34 साल के दीपक जाफराबाद में मारे गए, चाकू लगने से मौत हुई। 30 साल के फुरकान करदमपुरी के ही रहने वाले थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। 26 साल के राहुल सोलंकी करावल नगर के रहने वाले हैं, गोली मारी गई। 50 साल के विनोद को ब्रह्मपुरी में मारा गया। 24 साल के इशा खान को गोली लगने से मौत हुई। 30 साल के मुदस्सर की मौत गोली लगने से हुई, मुस्तफाबाद के हैं, 11 दिन पहले शादी हुई थी। 28 साल के मुबारक हुसैन की गोली लगने से मौत हुई, मौजपुर के हैं। 48 साल के प्रवेश की गोली लगने से मौत हुई, मौजपुर के हैं। 35 साल के शान मोहम्मद की गोली लगने से मौत हुई, लूनी के हैं। 24 साल के जाकिर की धारदार हथियारों से हत्या हुई, मुस्तफाबाद के हैं। 22 साल के अशफाक हुसैन को गोली लगी, चाकू से गोदा गया और मौत हुई। और 23 साल के राहुल ठाकुर की भी हमले में मौत हो गई। कईयों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। क्या हम मरने वाले लोगों के नाम का मजहब के हिसाब से बंटवारा कर संतोष कर सकते हैं? गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये संख्या है, हर घायल का अपना संघर्ष है, इलाज का अपना समय लगेगा। अभी तक किसी ने भी इनके इलाज के खर्चे की भरपाई का ऐलान नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम डिबेट को अभी रोकिए, इस वक्त रोक दीजिए, वरना इसकी सनक हम सभी को शमशान में भटकने के लिए छोड़ देगी। आप जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जाइए, 2 सेकंड में आपको मेरी बात समझ आ जाएगी।
रविश रंजन ने यहाँ वीरभान और जीवन पाल के परिवार से बात की और मेहताब की बहन से भी। रविश रंजन जब मुस्तफाबाद की जब शबनम कुछ कह रही थी तभी अमरपाल भी वहां आ गए। दोनों की बात एक सी होने लगी, उनका दर्द साझा होने लगा। हिंदू मरे या मुसलमान, इंसान इंसान है। कुत्ता बिल्ली भी नहीं मरना चाहिए, ना कि इंसानों का इस तरह कत्लेआम हो रहा, वो बहुत गलत है। चाहे मजहब किसी का कुछ भी हो, जीने का हक सबको है। ऐसा नहीं कि मतलब हिंदू मर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। लोगों के बिजनेस खड़े करने में बरस लग जाते हैं, ना कि लोग इस तरह से लोगों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज, मेरा शबाना नाम। शबाना जी परेशान हो गई। मैं चाहती हूँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब कुछ सही रहे। बिल्कुल सही बात नहीं कि हिंदू मर रहे हैं तो उनकी तकलीफ नहीं है, या मुसलमान, सबकी तकलीफ है। और मेरी बात सुनिए, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। पब्लिक आपस में ना मरे, पब्लिक का क्योंकि हमें तो देखो आपको एक साथ फिर भी रहना है। अरे हम लोग एक साथ रहते हैं। ये देख के कपिल मिश्रा बयान देके चला गया, वारिस पठान ने दे दिया, बताओ लगे और आम जनता मर गई। पता नहीं किसका बेटा मरा, किसका भाई मरा, किसका शौहर मरा है। दुनिया से पूछिए कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मगर लोग हैं कि लोग समझने को तैयार नहीं। लेकिन बहन जी रो मत, बहन जी हिम्मत रखो। नहीं बहन जी देखो, सुनो, जो भी चाहे हिंदू मुसलमान नहीं है तो करुआती हम लोग बात कर रहे हैं, कोई ना मरे जिसका भाई बेटा मरता है, किसी का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, किसी का भी हो, सबको जीने का हक है। एक कुत्ता बिल्ली भी है ना, मजहब ने उसे भी जीने का हक दिया है। अच्छी बात है। हिंदू या मुसलमान सबकी किताबें, गीता, ग्रंथ, कुरान, हर किताब में मना लिखा है कि किसी को गाली भी दे दो तो आप उसकी माफी मांग लो, ना कि इंसान को मार के कैसे इंसान रह सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। किस तरह का लोगों का ज़मीर हो गया। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह के वास्ते, राम के वास्ते, रहीम के वास्ते, सबके वास्ते दे रही हूँ। जो साईं बाबा को मानते हैं उनको, जो राम को मानते हैं उनको, जो कुरान को मानते हैं उनको, कि अल्लाह के वास्ते सब लोग शांत हो जाओ, कोई किसी को ना मारे। मारूफ मेरे परिचित के रिश्तेदार हैं, घोंडा मौजपुर के रहने वाले थे। बिजली के सामान की दुकान थी। रात 10 बजे मारूफ अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़े थे। भीड़ ने गोली चला दी। मारूफ और 2 लोगों को गोली लगी है। अरविंद अस्पताल में मारूफ की मौत हुई। इसी अस्पताल में गोली से घायल उसका साथी भी है। तीसरे घायल का इलाज कहाँ रहा इसका पता नहीं चल सका। कई बार फ़ोन करने के बाद भी जांच अधिकारी ने कहा कि बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं कर सकेंगे, कहीं फंसे हैं, गुरुवार को पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया था जब तक मैं प्राइम टाइम के लिए सूचना लिख रहा था। पोस्टमार्टम में देरी की कई शिकायतें हमें मिली हैं। पुलिस के 100 नंबर को लेकर भी लोगों ने शिकायतें की हैं कि व्यवहार ठीक नहीं है। जीटीबी में बुधवार की सुबह 4 शव लाए गए। इसका मतलब है मंगलवार की शाम सुरक्षा की तैनाती का कोई खास असर नहीं हुआ था। गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने मरने वालों की संख्या 25 बताई है। इस 25 में आईबी अफसर अंकित शर्मा भी हैं। इसमें आप अरविंद अस्पताल में मरने वाले मारूफ को भी जोड़ें तो यह संख्या 26 होती है। लोकनायक अस्पताल में भी 2 लोगों के मारे जाने की खबर है तो आधिकारिक संख्या 28 तक पहुंचती जाती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए कि सभी अस्पतालों से जानकारी लेकर मरने वालों और घायलों की संख्या बतानी चाहिए। लेकिन घायलों पर क्या बीत रही है, रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में अब भी घायल लोग लाए जा रहे हैं। विवेक के सर पर लोहे की राड मार दी गई है। जिशान 2 दिनों से गायब अपने फूफा को खोजने मोर्चुरी के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे फूफा गायब हैं, कल 3 बजे से गायब हैं। वो ग्रेटर नोएडा काम के लिए आए थे और वहाँ से जब वापसी लौटे थे तो उन पर लोनी गोल चक्कर पे पथराव हुआ। उसके बाद में वहाँ से लड़का भाग गया था उनका, और उनका कोई पता नहीं है अब तक। मेरे जो दोस्त है एक, उसको यहाँ पर एक मोटर घुस हुई है। वो शिव विहार में जा रहा था। शिव विहार में उसको पकड़ा, उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, बाकायदा आईडी दिखाओ। उसने बचने के लिए कुछ झूठ बोला या सच बोला कुछ नहीं पता। उसकी मोटर से एक आर्मेचर है जो सर के अंदर घुसेड़ दिया। वो 1.5 इंची अंदर है सर के, अभी भी इतना अंदर है लगभग। डॉक्टरों ने सीरियस बता दिया है, बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन होएगा, वो भी पता नहीं बच भी जाए या नहीं। अस्पताल से सटे मोर्चरी में शव लेने वालों की भीड़ लगी है। ब्रिज बिहार के रहने वाली राबिया और यास्मीन अपने देवर 22 साल के मेहताब की डेड बॉडी लेने के लिए 2 दिनों से इंतजार कर रही हैं। हम कह रहे हैं बस जो बचे हैं उन लालों को बचा लिया जाए।
4 दिनों की हिंसा के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सद्भावना बनाए रखने की बात कही है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। इस एक लाइन की सबसे बड़ी खबर के बाद अब परिमल की रिपोर्ट देखिए तो पता चलेगा कि राजनीति ने हिंसा और नफरत की जो फसल बोई वो कैसी दिखती है। एक इलाके में ग्राउंड जीरो पे हैं जहां पे तबाही का मंजर हुआ है और तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके का मंजर हुआ है। पुलिस की मौजूदगी भी है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है कि किसी तरीके से हिंसा और ना भड़के। इस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया, आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर शोरूम को टारगेट किया गया, दुकानों को टारगेट किया गया, इस बात की परवाह किए बिना को किसका है, लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ पर ये कार का शोरूम है जिसको बुरी तरीके से जलाया गया है और यहाँ पर उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त वो मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया हुआ। आप थे यहाँ? हाँ, हम थे यहाँ। क्या हुआ? अचानक भीड़ आई? अचानक भीड़ आई, शीशे तोड़े सारे के सारे और सब में डंडा वंडा मारते चले गए और सब गाड़ियों में आग लगा दी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर जो है वो यहाँ पर नज़र आया है, लोगों ने भुगता है। और यहाँ पर ये बाइक का शोरूम है, यहाँ पर ये देखिए, किसी भी दुकान को यहाँ पर नहीं बख्शा गया है। जो दुकानें मिली, जितनी तबाही मचाई जा सकती थी वो मचाई गई है। और आप उस वक्त यहाँ पर तो मौजूद नहीं रहे? उस वक्त मौजूद नहीं थे, बहुत से लोग आए एकदम जैसे बताते हैं लोग बाग, और उन्होंने यहाँ पे पेट्रोल डाल के किस चीज़ डाल के आग लगा दी। मोटे तौर पे नुकसान की भरपाई मुश्किल है, फिर भी अगर हम आपसे समझें कितने का नुकसान हो गया होगा? इनका कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। तो जो दुकानें मिली उन सबको निशाने पर लिया गया, उन सब में तबाही मचाई गई, उन सबको नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान की भरपाई बड़ी मुश्किल है और दिलों को जोड़ना उनसे भी बड़ी मुश्किल चुनौती है। ये ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो आप तक पहुंच रही है। पहले दूर से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी सुबह में जब हालात थोड़े से बेहतर हैं तब ये तस्वीर नज़दीक से ले जाने की कोशिश और उन लोगों का दुख जिन्होंने इसमें अपनी संपत्तियों को, अपने रोज़गार को खोया है एक तरीके से, वो आपको नज़र आएगा। ये धुआं जो है अभी भी फ़िलहाल उठ रहा है। उस तरफ दुकान में अगर देखें, ये गाड़ियाँ जहाँ जहाँ हैं उसको तहस नहस किया गया। क्या स्थिति है? क्या मतलब इतने लंबे समय से आप भी रह रहे होंगे, इस तरह का मंजर नहीं देखा होगा? रात को तो यहाँ काफ़ी सन्नाटा था सर। बाकी यह है कि लोग बाग परेशान है, यहाँ कोई खाने की चीज़ मिल रही है और ना जनाब दूध है, सब ये परेशान नहीं है। बाकी जो है ना कोई स्थिति सब सही है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी तकलीफ बीते 3-4 दिनों में कैसी रही है। सब घरों में बंद है, अपने बच्चों ने ले लेके नहीं, यहाँ परेशान है बहुत। दूध के बिना तो बच्चों को दिक्कत। रो रहे हैं बच्चे, जब ही तो दूध लेने लेकर रहे हैं हम। दूध है ही नहीं है जब जा रहे हैं दूध लेने के लिए। डर जैसा माहौल तो नहीं लग रहा है? लग रहा है? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। ये देखो हमारी छतों पे ये छर्रे मिल रहे हैं। ये देखिए, ये खुद दिखा रही है, ये छत पे ये निशान है। आप आपके छतों पे ये देखिए, आप इनके हाथ में देख लीजिए कि ये बुलेट है, उसके निशान इनके छतों पे हैं। तो एक बाकी लोगों को छतों पे मिला है ऐसा दिखाइए। बाकी लोगों की छतों पे भी? बाकी लोगों का पता नहीं, हाँ सब में मिल रहा होगा क्योंकि पीछे से आ रहा है। हमारी छतों पे 2 मिले हैं, 2-3 मिले हैं। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है इन लोगों ने। 3 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खराब है माहौल, खराब जो है इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले में तो कोई दिक्कत है? नहीं, मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डर तो है ही, इसके वजह से जा रहे हैं। घर जाने की वजह यही है कि माहौल जो है ना सही नहीं है सर, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतने दिनों में डर भी लगा? डर लगा तभी तो जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बहुत घबराहट हो रही है देखकर। पेट्रोलिंग के बाद अब ये पैदल मार्च और फ्लैग मार्च का सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें ये इस पूरे इलाके ने भी झेला है। आग और धुएं के निशान अब भी आपको नजर आएंगे। सड़कों पर अगर बात करें तो जगह जगह आपको स्टोन पेल्टिंग की जो बात हुई है, जो पत्थरबाजी की बात हुई है, उस तरह के पत्थर भी आपको नजर आएंगे। अब पुलिस इस बात की कोशिश जरूर कर रही है कि अब हालात जो हैं वो सुधरे और उस सुधारने की कोशिश में ज़मीन पर उतरना जरूरी है, ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी है, उन प्रभावित इलाकों में जाना जरूरी है। हम फिलहाल मौजपुर के इलाके में हैं और वहाँ भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखेगी जो तमाम इलाकों में दिखी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। इस तरीके की गाड़ियाँ जली हुई, रोड बिल्कुल सुनसान और वीरान दिखेगा, पुलिस की मौजूदगी दिखेगी,
और सीधे तौर पे कोशिश यहाँ भी इस बात के लेकर हो रही है कि चीज़ें सब ठीक ठाक रहे। जो लोग दोनों तरफ से भी जो भी पत्थर उठाकर हिंसा में शामिल थे, कानून तो पता नहीं क्या कार्रवाई करेगा, लेकिन ये लोग बीमार लोग हैं, इनका मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए इनका। अब आते हैं उन बड़े दौरों पर जो टीवी के पर्दे पर महागाथा में बदले जा रहे हैं और लोगों की त्रासदी भाप बनकर उड़ने लगेगी। 3 दिनों से दिल्ली पुलिस की भूमिका की बात हो रही थी। डीसीपी अमित शर्मा, अनुज कुमार के घायल होने के बाद भी कमिश्नर अमूल्य पटनायक की तलाश होती रही। ना तो उन्होंने मीडिया को संबोधित कर दिल्ली को भरोसा दिलाया, ना ही जनता के बीच पुलिस को लेकर घट रहे भरोसे को बहाल करने का प्रयास किया। वो ना पीछे से काम करते नजर आए, ना मैदान में उतरकर मोर्चा संभालते आए। कुछ बयान ज़रूर दिया, मगर एएनआई को बुलाकर कोने में अकेले में बयान देते नजर आए। अगर वो लीड कर रहे होते तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दोनों पक्षों के लोग पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल ना उठा रहे होते। क्या यही वजह थी कि एसएन श्रीवास्तव को लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई और वो मैदान में एनएसए के साथ घूम रहे थे? क्या यह अपने आप में यह स्टेटमेंट नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस से नहीं संभला तो 25 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को उतारा गया, एक ऐसे वक्त में जब पुलिस को लेकर भरोसा तार तार हो चुका हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का लोगों के बीच जाना भरोसा पैदा करने वाला तो है ही। अजीत डोभाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गए, लोगों का गुस्सा झेला, मगर उनकी बात पूरी सुनी, लोगों के कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिया, सुना। वो समझ गए हैं कि भरोसा इतना टूट गया है कि बहाल करने का यही एक तरीका बचा है। फील्ड का आदमी फील्ड को बेहतर जानता है, एंकर से बेहतर हमेशा रिपोर्टर जानता है। डोभाल प्रेस के कैमरों से भी घिरते रहे और उनके सवालों का जवाब देते रहे। यही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों के बीच उसी वक्त जाकर कर सकते थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कर सकती थी और देश के गृह मंत्री को तो सबसे पहले जाना चाहिए था। तो कोई इंडिया गेट पर शांति मार्च कर रहा था, तो कोई उपराज्यपाल का घर घेर रहा था, कोई राजघाट पर प्रार्थना कर रहा था। 26 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उत्तर पूर्वी इलाके के दौरे पर गए। पूरे 3-4 दिनों तक के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोहल्लों को हमलावर भीड़ और गोली लहराते, बंदूक लहराते गुंडों के हाथ छोड़ दिया गया। डोभाल का उधरना साफ करता है कि दिल्ली पुलिस को नया नेतृत्व देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बेहतर इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। कमिश्नर को हटाया नहीं गया, लेकिन कौन संभालेगा? तब तक इस वक्त एक नया चेहरा दे दिया गया है। हमारी 2 बातें सुन लीजिए और वीडियो की बात ये है भाई, देखो ध्यान से सुनो। सुनिए, हमारे साथ जो बीत रही है वो बता रहे हैं, हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हाँ सुनिए, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। RSS आतंकवाद जमुना पार में इतना ज्यादा पनप चुका है, जहां मुसलमान कम है उनको काट रहे हैं, और हम मुसलमानों ने कभी ऐसी बात नहीं करी। पूरे इलाके सेफ कर रखे हैं हमने, और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके सेफ रहेंगे। और ये RSS अमित शाह के कहने पे, बीजेपी सरकार के कहने पे, बीजेपी नमस्कार, के गौरव निगम पार्षद यहाँ से गौतमपुरी वार्ड से। बहुत खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। आपके लोगों की जिम्मेदारी होती है चीजों को सियासत की तरफ नहीं, लेकिन इंसानियत की तरफ ले जाए।
इस मोहल्ले में जिसमें मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा वो थी और सबसे ज्यादा दुराव था जहाँ गोलियां चली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज बिल्कुल अमन है, सब लोगों ने झंडे लगा रखे, सब लोग कह रहे हैं हमें शांति चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल शांति होगी। अब जाके देखे लोगों से, ये घर के ऊपर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं किसी तरह का वायलेंस नहीं है, कहीं किसी तरह का वो नहीं है। सुनने दीजिए मुझे। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ यार, जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। यार वी आर नॉट सेफ, वी आर ऑन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर सर मैं सिर्फ आपसे told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government, it is a responsibility of the police, and everybody will stand up to the responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी। डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। ओके, स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर अस सर, वी आर बिलीव यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आई गिव यू माय वर्ड ऑफ ऑनर, वी विल डू एवरीथिंग। लेकिन इस दौरे के बहाने सवालों का रुख मोड़ दिया जाए कि अब सारा कमान किसी और ने संभाल लिया है और जिनके हाथ में कमान थी उनकी नाकामी के सवाल गायब होने लग जाएं, अच्छी बात नहीं होगी। टीवी की भाषा में पावरफुल विजुअल कहते हैं इसे, और है भी। इसके आगे मीडिया की हेडलाइन बदलने लगेगी। जब बड़े नेताओं और हस्तियों के पावरफुल बयान और विजुअल यानी वीडियो आने लगते हैं तो मुझे डर लगता है, क्योंकि उनके सामने आम लोगों के जान माल के नुकसान की खबरें छोटी होने लगती हैं। टीवी के बुनियादी चरित्र को ना तो डोभाल साहब बदल सकते हैं, ना रवीश कुमार। टीवी डोभाल के दौरे को ही नायक के रूप में पेश करेगा। आप बाकी चैनलों पर देख लें, क्योंकि टीवी को एक्शन चाहिए, कैप्शन चाहिए, और डोभाल से बेहतर किरदार नहीं हो सकता। सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सड़कों पर घूम रहे हैं, पूरे एक्शन पैक्ड। कमिश्नर अमूल्य पटनायक गए होते तो 30 सेकंड का विजुअल नहीं चलता, क्योंकि उसमें पावरफुल विजुअल की संभावना अब खत्म हो चुकी है। ये बहुत मुश्किल था यह तय करना कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को पहले दिखाऊं या दंगे में मारे गए अंकित शर्मा, वीरभान, दीपक, मारूफ और मेहताब की कहानी दिखाऊं। मैंने पहले मारे गए लोगों की जानकारी दी। आपको टीवी देखने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि टीवी आपको बहुत बदल चुका है। जिस जगह पर लोगों की ज़िंदगी ज़ीरो हो गई है, मीडिया के लिए वो जगह ग्राउंड ज़ीरो हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी कुछ सवाल हैं। क्या बाहर की भीड़ हथियारों से लैस होकर लाई गई थी? अगर लाई गई थी तो वो भीड़ किसने बनाई थी? स्थानीय स्तर पर किसने भीड़ को उकसाया था? क्या उनके पास उत्तर पूर्वी दिल्ली को लेकर कोई खुफिया जानकारी थी? क्यों नहीं उन जानकारियों का इस्तेमाल कर हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एनडीटीवी से कहा कि लोगों को पुलिस में भरोसा होना चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर कोई बंदूक लहराते हुए नहीं घूम सकता। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई बंदूक लेकर ना घूमे, ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की और गृह मंत्रालय की, जिसके प्रमुख अमित शाह हैं। क्या ये पहली बार हुआ? काश डोभाल साहब की बात उस दिन गृह मंत्री भी सुन लेते और दिल्ली पुलिस भी, जब 30 जनवरी यानी गांधी जी की हत्या के दिन यह नौजवान बंदूक लेकर जामिया के सामने आ गया था। तब यह सवाल क्यों नहीं उठा कि दिल्ली में कोई बंदूक लहराते हुए नहीं घूम सकता? पुलिस में कैसे कोई भरोसा करे जो इस बंदूक चलाने वाले के पीछे चुपचाप खड़ी रही? कुछ नहीं हुआ, तभी तो 1 फरवरी को कपिल गुर्जर शाहीन बाग के सामने पिस्टल लेकर आ गया। वो खुलेआम बोल गया कि हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और किसी की नहीं। तब डोभाल साहब कहाँ थे? अमित शाह कहाँ थे? डोभाल साहब की बात अगर पुलिस सुन लेती तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। अब डोभाल साहब की बात को दिल्ली पुलिस ने सुनी होती तो 25 फरवरी को विजय पार्क मौजपुर में यह बंदा इस तरह से गोलियां चलाते हुए ना दिखता। वीडियो में जो शॉट हैं वो 2, 3, 4 शॉट हैं।
मेरा भाई। गोली चलाने वाला लड़का था जो शख्स दिखा, उसका नाम क्या है और क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? अभी हम लोग उसकी लगातार हम लोग उसकी सर्च कर रहे हैं और हम जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। नाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण आया है कि नाम क्या है? शाहरुख नाम है उसका जी। दिल्ली पुलिस के भरोसे पर जनवरी में ही सवाल उठने लगा था, जब वो आज तक अभी तक जेएनयू में गुंडों की भीड़ पकड़ नहीं पाई। उसके रहते गोली चलाने का सिलसिला रुका नहीं। जामिया की लाइब्रेरी को लेकर पुलिस ने झूठ बोला कि लाइब्रेरी के भीतर लाठी नहीं चलाई थी, उसके वीडियो आ गए हैं। शुरू में भी पुलिस ने झूठ बोला था कि जामिया की हिंसा को रोकने के समय गोली नहीं चलाई गई, बाद में पता चला कि गोली चलाई गई। दंगे में ही 40 से अधिक मौतें गोली लगने से हुई है। आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में अपराधी किस तरह से बेलगाम हो गए हैं। 26 फरवरी को हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को इतनी सी बात समझ में आई कि 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने चाहिए। सोचिए, जगतपुरी थाने में 15 लोगों के हिरासत में लेने की खबर थी। यहां पर ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन के वकील मिलने गए थे, जिन्हें खुरेजी के प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने वकीलों को मिलने नहीं दिया। वकीलों का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। महिला वकीलों की तस्वीर ली जाने लगी हदसाने के लिए, और एक महिला वकील का फोन भी छीन लिया गया। हालत यह है कि तमाम दावे स्थिति नियंत्रण में होने के इसके बाद भी जीटीबी अस्पताल में लोग अपने परिजनों को खोजते हुए पहुंच रहे हैं। ये छोटा सा हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं, फिर ब्रेक ले लूंगा। मेरे साथ में राम सूरज जी हैं, जो कि गोकुलपुरी के रहने वाले हैं, और इनका 14 साल का बच्चा जो है वो नितिन कुमार, वो बीते 2 दिनों से नहीं मिल रहा है। आज से 2 बजे से वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोकुलपुरी में काफी वहां पर बवाल हुआ था, तो इसके वजह से इनको ये शक है कि कहां वो चला गया, कोई उसके साथ में अनहोनी घटना तो नहीं हो गई। इसी के लिए ये हॉस्पिटल आए हुए हैं, मोर्चरी तक भी जा रहे हैं। जरा आप फोटो दिखाइएगा, तो अगर हमारे टीवी के जरिए कोई इस लड़के को अगर पहचाने तो उसकी खबर दे, क्योंकि इस तरीके से जो माता पिता हैं वो इस तरीके से खोज रहे हैं। आज हमने देखा कि मोर्चरी में तमाम सारे लोग अपनों की खोज खबर लेने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली में बीते 3 दिनों में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका कटघरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और उसके कमिश्नर को जो फटकार लगाई है, हमेशा याद रहेगी। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दायर न करने के लिए कोर्ट ने पुलिस से खासी नाराजगी जताई। अब गुरुवार को इस मसले पर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सारी सड़कों को घेर लेंगे और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। पुलिस के हत्यारों को बीजेपी विधायक अभय वर्मा और जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। बीजेपी के इन चारों नेताओं के भड़काऊ भाषण और वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के गले की हड्डी बन गए। ऐसा कम ही होता है कि कोर्ट में वीडियो चलाए जाएं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में भरी अदालत में इन चारों के भड़काऊ भाषणों के वीडियो चलाए गए। हाई कोर्ट ने इस बात पर खासी नाराजगी जताई कि ऐसी हेट स्पीच पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आप इसमें अपराध का होना भी स्वीकार नहीं करना चाहते? इन 4 नेताओं समेत उन सभी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा कि आप पुलिस कमिश्नर तक हमारी नाराजगी और गुस्सा दोनों पहुंचा दीजिए। गुरुवार को बताइए कि वो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए अदालत कपिल मिश्रा के रविवार 23 फरवरी के जाफराबाद में दिए गए बयान से खासी नाराज नजर आई, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। लेकिन उसके बाद हम आपकी कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी वीडियो पुलिस कमिश्नर को पहुंचा दिए जाएं।
1984 के सिखों के कत्लेआम के मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में कहा कि वो 1984 जैसा हाल दोबारा नहीं होने देगा। हाईकोर्ट की जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की बेंच ने इससे पहले बुधवार देर रात जस्टिस मुरलीधर के घर पर अर्जेंट सुनवाई कर कुछ घायलों को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित भेजने का आदेश पुलिस को दिया था। इस बीच शाहीन बाग केस की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी बुधवार को कहा कि दिल्ली में ये हाल न होता अगर पुलिस भड़काने वालों को जाने न देती। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला शाहीन बाग को लेकर था, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। देश और संविधान के प्रति उनकी निष्ठा है, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। इस मामले में हिंसा को लेकर पुलिस की आज़ादी में कमी रही और साथ साथ उसके पेशेवर रवैये में भी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई हाई कोर्ट पर छोड़ दी और शाहीन बाग के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय कर दी। अब कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जस्टिस मुरलीधर की जगह चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल बेंच में होंगे। आज उनकी गैर हाजिरी में जस्टिस मुरलीधर सुनवाई कर रहे थे। देखना है कि हाई कोर्ट का रुख अब गुरुवार को क्या रहता है। हम दिल्ली के अंदर कोर्ट और पुलिस के रहते दूसरा 1984 नहीं देख सकते। दिल्ली हाई कोर्ट की ये गंभीर टिप्पणी अगर जिम्मेदार लोग समझ लें तो शायद फिर कोर्ट को इतनी गंभीर और बड़ी टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट से अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।